जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना यानी कि टाइडल हाइपोथेसिस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में ग्रहों का जो क्रम है, उनका जो आकार है, उसके बारे में भी हम इस परिकल्पना में समझते हैं। देखिए, जेम्स जीन्स महोदय ने यह परिकल्पना 1919 में दी थी और जेफरीज महोदय ने 1929 में इसमें संशोधन किया था। तो पहले हम जेम्स जीन्स की परिकल्पना को देखेंगे और फिर जेफरी ने क्या संशोधन किया था हम वो देखेंगे। देखिए, इस परिकल्पना के हिसाब से सूर्य पहले एक बहुत बड़ा विशालकाय गोला था। आप पॉइंट वाइज इसको नोट करते चलेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, जो पहला पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा कि सूर्य पहले गैस का एक बहुत विशाल पिंड था, गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। वो स्थिर था और अपनी ही जगह घूम रहा था। ठीक है, मतलब अपनी ध्रुव पे घूम रहा था। दूसरा, एक उसका साथी तारा था, ठीक है, जो दूर से उसके करीब में आ रहा था। वो उसके पथ पे नहीं था, इसलिए वह तारा उससे नहीं टकराया, उससे दूर से निकल करके गया। अब इसको समझिए कि यह सूर्य है, ठीक है, और यह जो है साथी तारा निकल करके जा रहा है। ठीक ना, ये जो है, मान लीजिए साथी तारा एक इधर से आ रहा है, ये, ठीक है, और ये भी सन है जिसका पथ जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये इस प्रकार से आया और ऐसे चला गया। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे जैसे ये तारा करीब आता चला गया, सूर्य में इससे सिगार उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक सिगार उत्पन्न हुआ। जब जैसे जैसे पास में आता गया तो कुछ इस तरीके का फिलामेंट बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिलामेंट बन गया। सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ, यानी कि इस पिंड के, इस तारे के पास आने की वजह से सूर्य का जो सतह था उसमें ज्वार उत्पन्न हो गया। ठीक है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तरीके से पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होता है ना, पानी खींच जाता है समुद्र से, पानी खींच के ऊपर आ जाता है, वैसे ही सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ और सूर्य का जो पदार्थ था वो निकल करके ऐसे सिगार के रूप में बन गया। फिर यह तारा अपने आप दूर चला गया। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट उत्पन्न हुआ ना, ये जो सिगार उत्पन्न हुआ, ठीक है, इसको फिलामेंट नाम दिया गया। ठीक है, ये फिलामेंट जो उत्पन्न हुआ ना, सिगार, सिगार को फिलामेंट कहा गया कि पतला सा ऐसे उत्पन्न हुआ कुछ इस आकार का। तो इस सूर्य, चूंकि सूर्य बहुत विशालकाय था, अब इससे कुछ पदार्थ निकल करके बाहर हो गया। तो इससे जब कुछ पदार्थ निकल करके बाहर हो गया तो यही पदार्थ बाद में चल करके फिर इसमें से कुछ ठंडे हुए और ठंडे होकर के ग्रह बने। ठीक है, तो बात ये आती है कि अच्छा, तो जब ये अपने पथ पे चला गया तो क्या ये वापस नहीं गए? नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि ये वापस नहीं गए फिर से। ठीक है, क्योंकि तब तक यह सूर्य से एक ऐसी डिस्टेंस प्राप्त कर चुके थे जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना था कि ये सब उसके चारों तरफ क्या करने लगे, घूमने लगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि पास ही में निकल के छोड़ दिया हो। तो हमारे सौरमंडल में, ठीक है, बुध से लेकर के जो वरुण ग्रह तक है ना, या यम तक, क्योंकि यम को 2006 में श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया ना, उसको बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है, प्लैनेट्स की श्रेणी से उसको बाहर कर दिया है, लेकिन उस समय तो बाहर था नहीं। तो यम तक के जितने भी ग्रह ना, वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस प्राप्त कर चुके थे। ये कहना था जेम्स जीन्स महोदय का। ठीक है, तो आइए समझते हैं फिर हुआ क्या कि अब जैसे जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके का सिगार बना, है ना, कुछ इस तरीके का फिलामेंट बना, सिगार बना। जो ये है, इसको मैं यहाँ पर बड़े में दिखा रहा हूँ। तो जो बाहर है ना, ये बड़े बड़े ग्रह बने और इसके बाद में चारों तरफ छोटे ग्रह बने। ठीक है, तो इससे हमें कई बातों का पता चलता है। पहली बात क्या पता चलती है भाई, जो ग्रहों का क्रम है, ठीक है, ग्रहों के क्रम के बारे में पता चलता है। दूसरा, इसके आकार के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर परिभ्रमण के बारे में पता चलता है।
ठीक है। और उपग्रहों का क्रम या उपग्रहों की संख्या के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब पूरा मैं सौर मंडल आपको बताऊंगा थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा किस लिए हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके। सबसे पहले हम क्रम की बात करते हैं कि जो क्रम था वो कैसे ऐसे हो गया। तो बीच में बड़े क्यों बने और किनारे किनारे छोटे क्यों बने, ठीक है। और इनका क्रम इस तरीके से रहा कि जो सूर्य के, जैसे इधर अगर सूर्य है, सन है, तो सूर्य के पास वाले जो हैं वो, जो सूर्य के पास वाले हैं, ठीक है, एक और यहाँ बना देते हैं, ये ठोस हैं और इधर वाले गैस हैं। ये कुछ छोटे हैं, ठीक है, और ये बड़े हैं, ठीक ना, ये बड़े और ये छोटे। तो ये कैसे हुआ, हम लोग इस बात को समझेंगे। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं क्रम की। तो हुआ ये कि इन्होंने कहा कि देखिए जैसे जैसे ये तारा पास में आया, तो अगर दूर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कम लगेगी। अगर पास में आ गया तो ज्यादा लगेगा, और फिर दूर गया तो फिर कम लगेगा, ठीक है। तो जब दूर था तो सूर्य पर ज्वार जब उत्पन्न हुआ तो ये बाहर खींचा चला आया, जब पास में आया तो इसने और खींचा, तो ये बीच वाले क्या हुए, बीच में बहुत ज्यादा पदार्थ आया। फिर जैसे जैसे ये दूर गया तो ज्वार का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हुआ, और फिर ये पतला जो है कि फिलामेंट बन गया। समझिए, तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसीलिए जो हम ये देखते हैं कि जो बीच वाले ग्रह हैं वो कुछ बड़े हैं, और जबकि किनारे वाले जो ग्रह हैं वो छोटे हैं, ठीक है। तो क्रम और आकार की ये बात हो गई कि भाई जो बीच वाले हैं उनकी साइज क्यों बढ़ी और किनारे वालों की साइज क्यों कम है, ठीक है। अब बात करेंगे परिभ्रमण की। तो परिभ्रमण की बात करते हैं कि भाई कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपने ध्रुव पर, है ना, बहुत तेजी से घूमते हैं, कुछ धीरे घूमते हैं। तो जो बड़े हैं वो तेजी से घूम रहे हैं। तो यह कहा गया कि देखिए जो मूल था ना, जो मूल सूर्य था, यह पहले विशाल गैस का पिंड था, विशाल गैस का पिंड था, विशाल गैस का पिंड था। तो इससे जो निकले, ठीक है, अब देखिए हुआ ये कि जब पास में आया तो बहुत ज्यादा पदार्थ निकला, तो गैसीय मटेरियल और धूल वगैरह भी बहुत ज्यादा निकला होगा, है ना, बीच में जब पास में है तो ज्यादा निकला होगा। तो इनका कहना था कि देखिए हुआ ये कि जो पतले वाले फिलामेंट थे, मतलब जो इस साइड था, जो इस साइड था, है ना, ये जल्दी ठंडे हो गए। अब जो इधर वाले थे, ऊपर वाले और नीचे वाले, ये दोनों जल्दी ठंडे हो गए। तो जब ये दोनों जल्दी ठंडे हो गए तो सॉलिड बन गए। जैसे इधर की बात की जाती है कि सूर्य के पास जो ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सॉलिड हैं, ठीक है। तो इधर वाले जो थे सूर्य के पास वाले, वो जल्दी ठंडे हुए, जल्दी ठंडे हुए तो जल्दी सॉलिड हो गए। जबकि जो बीच वाले हैं या उनके बाद वाले हैं वो ठंडे नहीं हो पाए जल्दी, ठीक है, वो जल्दी ठंडे नहीं हो पाए, तो गैस के ही रूप में रहे। जब गैस के ही रूप में रहे तो उनका परिभ्रमण भी उसी प्रकार से रहा। हालांकि ये बात परिभ्रमण वाली जो बात है इनकी, ये थोड़ा सा भ्रमित करती है, जिसको जेफ्रीज के सिद्धांत में हम लोग समझ लेंगे। फिर बात करते हैं उपग्रहों की संख्या। हम ये देखते हैं कि जो उपग्रह इधर हैं, जो उपग्रह सूर्य के पास हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल वगैरह की, इनके उपग्रह कम हैं। जो ग्रह सूर्य के पास में हैं इनके उपग्रह कम हैं, और जो ग्रह सूर्य से दूर हैं इनके उपग्रह ज्यादा हैं। तो क्यों हुआ ये कि जो पास में थे, ठीक ना, जो पास में थे वो जल्दी सॉलिड हो गए, तो उनका जितना भी मटेरियल था, जितना भी पदार्थ था, वो सब उस पर चिपक गया, तो कम ग्रह बने। जबकि जो दूर थे, ठीक है, और उनका आकार भी बड़ा था, वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाए, ठीक है, वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाए। जैसे बृहस्पति, शनि और वरुण वगैरह, ये जल्दी ठंडे नहीं हो पाए। तो ठंडे नहीं हो पाए, गैस की अवस्था में ही रह गए, तो उनसे जो छिटपुट छिटपुट पदार्थ थे वो भी अपने अपने जगह पर ही ग्रेविटेशन के कारण इकट्ठे हो गए। इसलिए जो दूर के ग्रह हैं उनकी संख्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जो पास के ग्रह हैं उनकी संख्या
जो उनके पास वाले, सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या कम मिलती है, जो सूर्य से दूर के ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या ज्यादा मिलती है। तो कारण ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहना था जेम्स जीन्स महोदय का, ठीक है। लेकिन इनकी भी आलोचना की जाती है जब पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि सूर्य का कितना बड़ा पदार्थ निकला होगा या कितना ज्यादा ग्रेविटेशन निकला होगा कि पूरे सौरमंडल का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इन्हीं की परिकल्पना में जेफरीज महोदय 1929 में संशोधन करते हैं और संशोधन करके कुछ समस्याओं को दूर कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि देखिए सूर्य तो अपनी जगह पर था ही, एक तारा और आ रहा था, ये भी ठीक था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि एक और तारा था, इन दोनों के अलावा एक और तारा था, ठीक है, जो सीधे आकर के इससे टकरा गया। एक और यहाँ सूर्य था जो इसके मार्ग में था और आकर के इससे टकरा गया, और उसके टकराने की वजह से जो बीच में पदार्थ हुए वो निकले, ठीक है। अब उसको सूर्य ने भी खींचा और ये इसने भी खींचा। तो एक और तारा की कल्पना इन्होंने की है जेफरीज महोदय ने, और कहा कि देखिए दूसरे तारे के पूरी तरीके से टूट जाने के कारण सिगार बना, फिलामेंट बना और उससे फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि परिभ्रमण की जो थ्योरी है वो भी सुलझ जाती है कि ठीक है, जो बीच में रहे होंगे वो बड़े रहे होंगे तो वो तेजी से घूमने लगे, जो किनारे किनारे फिसल गए वो छोटे हो गए, दबाव से हट गए तो वो धीरे धीरे घूमते हैं। तो ये सब मिला जुला करके कहानी है जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारी इसीलिए इसको ज्वारी परिकल्पना कहते हैं ना, टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि ये ज्वार के आधार पर ही इसको समझाया गया। अब इसकी आलोचना भी की जाती है, ऐसा तो है नहीं कि आलोचना नहीं की जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें, ठीक है, बहुत सी चीजें इनके सिद्धांत से, इनकी परिकल्पना से समझने को मिल जाती है, ठीक है। तो द्वैतायक परिकल्पनाओं में भी हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो तो, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।